माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस नए लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आपके यहाँ 12th में चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ ही साथ हमारे हाई स्कूल यानी 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीएससी में हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसी भी तरह के मेडिकल कोर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं जहां पर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी ये सब पढ़ाया जाता है, तो वहां पर आप इस टॉपिक को पाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर भी है। चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आपका बी फार्मा, डी फार्मा या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है और साथ ही साथ यहां पर एक डायग्राम भी बना हुआ है कलर्ड। तो इस कलर्ड डायग्राम में मैंने आपको सारे अलग अलग पार्ट दिखाए हुए हैं और पहले हम इसे चार्ट के माध्यम से समझेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा जो कि बेसिक इंट्रो के तौर पर होगा। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जो मनुष्य है वो यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी प्राणी होता है। तो ह्यूमन इज एन यूनिसेक्सुअल एनिमल। मनुष्य एक लिंगी जंतु है। अब एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि उनके जनन तंत्र का। मेल की बॉडी में नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और इसी प्रकार फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र होगा, जिस पर मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की है। इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यानी कि नर जनन तंत्र की। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ये जो मेल होता है, पुरुष होता है, इसका ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे जनरल कुछ बातें बताता हूं, फिर मैंने चार्ट के वे में आपको समझाऊंगा। तो इस चित्र में आप देखिए, सबसे पहले जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं टेस्टिस। आप देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में यहां पर ये हल्के व्हाइट बैंगनी कलर से आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस। तो मेल के पास एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जो कि इनके मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं। आपको बता दूं कि ये जो दोनों टेस्टिस होते हैं ये इस तरीके से पास पास होते हैं और बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा यानी कि पेट के बाहर इस तरीके से पाए जाते हैं। तो वन पेयर है, लेकिन हमने चूंकि साइड से डायग्राम को बनाया है तो आपको एक ही दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस हैं ये पुरुष के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इस चार्ट को, मैंने यहां पर बताया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट कर दिए, एक मेन ऑर्गन और एक एक्सेसरी ऑर्गन। मेन ऑर्गन का मतलब प्रमुख अंग और एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब सहायक अंग। तो प्रमुख अंग में हमने लिखा है वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, टेस्टिस की स्पेलिंग पर ध्यान दें, TESTIS। अगर सिंगुलर है, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो यहां पर आई लगाएंगे, लेकिन अगर प्लूरल की बात करते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं TESTES। तो ये स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ई लग जाएगा सॉरी। अब आगे देखें आप, तो ये हो गए टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये एक थैली के अंदर होते हैं, जो कि मैंने यहां पर भी बनाई हुई है, और इस थैली को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्टिस सैक, हिंदी में कहते हैं वृषण कोश, और बायोलॉजी में इसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज होता है जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। तो बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक जोड़ी टेस्टिस हैं, किसके अंदर हैं? स्क्रोटम या फिर टेस्टिस सैक के अंदर पाए जाते हैं, और ये होते हैं मेन ऑर्गन। अब ये जो मेन ऑर्गन है इनके बारे में थोड़ी सी मैं बात और कर लेता हूं। वैसे आपको बता दूं कि टेस्टिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, ताकि आप टेस्टिस की एनाटॉमी यानी इसकी आंतरिक संरचना, कैसे टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पर्म कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हमने की हैं इस वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर से देख लें। तो अब ये जो टेस्टिस है इसके बारे में थोड़ी जनरल बातें हम कर लेते हैं। जैसे टेस्टिस की लंबाई, तो टेस्टिस की जो लंबाई होती है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बात करें इसके वेट की तो लगभग 14 से 15 ग्राम एक टेस्टिस का वेट होता है। और अगर कलर की बात करें तो कलर होता है पिंकिश व्हाइट, गुलाबी सफेद सा कलर होता है टेस्टिस का। ये जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस मेन ऑर्गन क्यों है? क्योंकि टेस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट दो काम करते हैं। टेस्टिस का पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, यानी शुक्राणु बनते हैं। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हिंदी में कहूं तो शुक्राणु जनन। तो टेस्टिस ने पहला काम क्या किया? स्पर्म बनाए यानी शुक्राणु बनाए, इसलिए टेस्टिस को हम एक मेन ऑर्गन मानते हैं। दूसरी जरूरी बात कि टेस्टिस के अंदर ही एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनता है जो मेल्स की बॉडी में होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुषों के अंदर, मेल्स के अंदर सारे कैरेक्टर पैदा करता है।
आपको बता दूं कि मेल्स में जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे आवाज भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ पाया जाना, शरीर पर ज्यादा बाल होना, ये सारे लक्षण किसकी वजह से आते हैं? इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की जो सेल्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल्स, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया किसका? टेस्टिस का। तो मैंने आपको टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं, बिल्कुल आप याद कर लें। पहला फंक्शन स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणुओं का निर्माण, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। तो ये तो बात हो गई टेस्टिस के बारे में। अब इस तरफ आ जाते हैं एसेरी ऑर्गन्स। एसेरी ऑर्गन्स का मतलब होता है सहायक अंग। तो आपको बता दूं कि जो सहायक अंग हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि टेस्टिस के अलावा भी आपको बहुत कुछ दिख रहा है, तो वो सब किस में चला जाएगा? एसेरी ऑर्गन्स यानी कि सहायक अंगों में। तो पहले हम चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने आपको चित्र में किसके बारे में बताया? टेस्टिस। तो टेस्टिस आर द मेन ऑर्गन। अब टेस्टिस के अलावा क्या क्या है, आइए देखिए। टेस्टिस के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक ट्यूब है जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। तो ये जो एपिडिडाइमिस होती है, ये क्या करती है? टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेंगे वो सारे स्पर्म मैच्योर होने के बाद में कहां इकट्ठे होंगे? जाके एपिडिडाइमिस में। तो टेस्टिस में स्पर्म बने और एपिडिडाइमिस में जाकर स्पर्म क्या हो गए? मैच्योर हो गए और इकट्ठे हो गए। तो मैच्योर स्पर्म कहां स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमिस। अब आपको पता है कि 2 टेस्टिस हैं तो दोनों तरफ एपिडिडाइमिस होगी। इसके बाद अगली चीज जो आप देख पा रहे हैं वो है एपिडिडाइमिस से निकल रही एक ट्यूब जिसको हम देख रहे हैं और नाम दिया गया है वॉस डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। अब ये क्या करती है स्टूडेंट्स? आपको बता दूं कि ये जो भी ऑर्गन्स हैं ज्यादातर इनमें से पेयर्ड हैं, मतलब जोड़ी में हैं, क्योंकि हम साइड से चित्र को देख रहे हैं तो हमें एक एक दिखाई पड़ रहा है। तो वॉस डिफरेंस भी 2 ही होती हैं, दोनों तरफ के टेस्टिस से एक एक निकलेगी। तो ये जो वॉस डिफरेंस है जिसे हम शुक्रवाहिनी कह रहे हैं, ये क्या करती है? ये स्पर्म को एपिडिडाइमिस से लेकर बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जाकर इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के ऊपर से होती हुई घूमकर जाती है और एक थैली के पास खुलती है। इस थैली का नाम होता है सेमिनल वेसिकल, जो कि हमारा अगला नाम है। तो आपने देखा टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से निकल रही है वॉस डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस फाइनली जाकर कहां खुलती है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली नुमा रचना में, जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। और वॉस डिफरेंस का काम क्या होता है? ये वॉस डिफरेंस मैच्योर स्पर्म्स को लेकर जाती है बॉडी के अंदर और कहां जाकर स्टोर कर देती है? सेमिनल वेसिकल। इसके बाद हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की। तो आप देख पा रहे हैं ये एक थैली जैसी मैंने बनाई हल्की ग्रीनिश कलर की। तो ये जो थैली है इसका नाम है सेमिनल वेसिकल, हिंदी में हम इसे कहते हैं शुक्राशय। और ये जो सेमिनल वेसिकल होती है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है? इस सेमिनल वेसिकल के अंदर एक एल्कलाइन, एक क्षारीय पदार्थ बनता है जो कि सीमेन यानी कि वीर्य का लगभग 75% पार्ट बनाता है। अब ये क्या कहानी है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि जब मेल फीमेल मिलते हैं, मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो संभोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंतिम समय में मेल के द्वारा एक लिक्विड निकाला जाता है। उस लिक्विड को, जो कि सफेद रंग का होता है, हम वीर्य या फिर सीमेन कहते हैं। उस सीमेन में स्पर्म पाए जाते हैं और वही स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं और फीमेल को प्रेग्नेंट बनाते हैं। तो ये जो लिक्विड है जिसे हम सीमेन कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है जनन के लिए। इस लिक्विड का निर्माण कहां हो रहा है? सेमिनल वेसिकल के अंदर हो रहा है। लेकिन पूरा लिक्विड यहां नहीं बनता, यहां पर सिर्फ 75% यानी लगभग 75% लिक्विड आपका यहां पर बनेगा। अब बचा हुआ 25% कहां बनेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हमने देखा कि टेस्टिस से स्पर्म निकल कर आए एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंस के द्वारा कहां चले गए? सेमिनल वेसिकल में। तो इतने नाम हमने समझ लिया और इतनी चीजों को हमने जान लिया। अब क्या हुआ कि सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। जब मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन करेगा, सेक्स करेगा, संभोग करेगा, कुछ भी कहिए आप इसे, तो उस पीरियड में आखिरी मोमेंट पर जो मेल होगा उसका सीमेन बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है। अब सीमेन को डिस्चार्ज करने के लिए यहां पर एक ट्यूब देख रहे हैं। इस छोटी सी ट्यूब को, पतली सी आपको यहां पर दिख रही है, इतनी यहां से यहां तक, इस ट्यूब को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट हिंदी में कहेंगे स्खलन नलिका। अब ये काम क्या करती है कि जो सीमेन यहां भरा है, और आपको पता है कि सीमेन के साथ साथ वॉस डिफरेंस यहां पर स्पर्म को भी लेकर आ गई है, तो सीमेन और स्पर्म दोनों मिल गए हैं और अब ये पंप कर दिए जाएंगे कहां? बॉडी के बाहर। और ये काम कौन करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट कॉपुलेशन के अंतिम समय में स्पर्म को या सीमेन को बॉडी के बाहर पंप करने का काम करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इजैकुलेशन, मतलब पुरुष के वीर्य का निकल जाना। डिस्चार्ज ऑफ सीमेन ऑफ मेल इज नोन एज इजैकुलेशन। पुरुष के वीर्य का या सीमेन का बाहर निकलना इजैकुलेशन कहलाता है। और इजैकुलेशन जिस डक्ट के द्वारा हो रहा है, उस डक्ट या उस नलिका को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट।
ओके, तो हमने इतने नाम समझ लिए, टेस्टिस, टेस्टिस सैक, इपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और साथ ही साथ क्या जान लिया, इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद अब आपको मैं कुछ और बताता हूं। यहां पर आप एक थैली देख रहे हैं जिसका नाम लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। आपको बता दूं कि हमारी किडनीज के द्वारा जो यूरिन यानी मूत्र बनाया जाता है वो मूत्र वाहिनियां मतलब यूरेटर्स के द्वारा कहां लाते हैं उसको, इसी के अंदर। तो यहां पर यूरिन भरी रहती है। अब ये यूरिन भी इसी रास्ते से बाहर जाएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर से एक रास्ता निकल कर आया जिसने यूरिन को बॉडी के बाहर पास किया। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा हो गई। अब आप गौर करेंगे कि ये जो यूरेथ्रा है इसी के द्वारा यूरिन भी बाहर आ रही है और इसी से सीमेन भी बाहर आ रहा है, यानी दोनों का एक कॉमन रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कि यूरेथ्रा और आपकी इजैकुलेटरी डक्ट ये दोनों एक दूसरे पर जुड़ रही हैं यहां पर। तो इस रास्ते से सीमेन बाहर आ जाएगा और इस रास्ते से यूरेथ्रा से क्या, यूरिन बाहर आ जाएगी। तो कॉमन पैसेज हो गया, दोनों का एक ही रास्ता हो गया। अब यहीं पर जहां पर ये दोनों जुड़ती हैं इसके पीछे एक ग्लैंड होती है, सिंगल होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और आपको बता दूं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर सेमिनल वेसिकल का बचा हुआ काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेमिनल वेसिकल के अंदर सीमेन यानी कि वीर्य का 75% भाग बनता है। अब जो बचा है 25% वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पर जोड़ पर पाई जाती है। इस तरीके से आपको दिख रही है, स्काई ब्लू कलर से मैंने बनाई है। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम मैंने क्या बताया, वीर्य का बचा हुआ 75% के बाद जो बच रहा है पार्ट 25% वो ये बनाएगी और तब जाकर सीमेन कंप्लीट होगा और वो सीमेन बॉडी के बाहर निकल जाएगा। आपको बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर से यूरेथ्रा और यूरिनरी डक्ट में ही खुली होती है। तो जो भी ये लिक्विड बनाएगी वो सब यहीं पर आ जाएगा और सीमेन में मिलकर बॉडी के बाहर पहुंच जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज है वो आप देख पा रहे हैं, ये एक बेलनाकार ऑर्गन है मेल का, जैसे हम कहते हैं पेनिस, हिंदी में शिश्न बोलते हैं। अब ये जो पेनिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेल के स्पर्म कहां जाने हैं, फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल की बॉडी में गर्भाशय तक, यूट्रस तक पहुंचाना होता है स्पर्म को, तो ये काम किसके द्वारा संभव होगा, पेनिस के द्वारा। क्योंकि पेनिस के द्वारा ही स्पर्म्स को कहां पहुंचा दिया जाएगा, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन है, उत्तेजनशील अंग है। नॉर्मल कंडीशन में इसका साइज छोटा रहता है, किंतु जब मेल एक्साइटेड होता है तो इसके अंदर कुछ ब्लड चैम्बर्स पाए जाते हैं जो ब्लड से भर जाते हैं और ब्लड से भरने की वजह से वो जो चैम्बर्स होते हैं वो इसे इरेक्ट बना देते हैं, यानी तनी हुई अवस्था में ले आते हैं। और उसके बाद ये पेनिस फीमेल की वेजाइना में ले जाया जाता है, जहां पर पेनिस सीमेन को फीमेल की वेजाइना में पहुंचा देता है। तो पेनिस का काम क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सीमेन यानी स्पर्म के साथ के लिक्विड को उसको कहां पहुंचाना, फीमेल की वेजाइना में यानी कि मादा की योनि के अंदर पहुंचाना काम होता है पेनिस का। अब जो पेनिस होता है इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 3 पार्ट है एक्चुअली। नीचे के पार्ट को रूट कहते हैं, बीच वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं और आगे का जो पार्ट होता है ये अलग से कलर मैंने दिखाया है, इसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। तो पेनिस के टिप पर एक फूला हुआ सा भाग है जिसको हम ग्लैंड पेनिस नाम दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ग्लैंड पेनिस को कवर करने के लिए यहां पर एक स्किन है, आप देख रहे हैं यहां पर छोटी सी स्किन, थोड़ी सी मैंने फोल्ड जैसी बनाई हुई है। ये जो स्किन होती है इसके ऊपर चली आती है और इसको बंद कर देती है ग्लैंड पेनिस को। इस स्किन का नाम होता है प्रीप्यूस। तो प्रीप्यूस नामक स्किन है जो ग्लैंड पेनिस को कवर करने का काम करती है और उसके बाद जब प्रीप्यूस पीछे खिसक जाती है तो ग्लैंड पेनिस खुल जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि ग्लैंड पेनिस की टिप पर एक छेद बना हुआ है जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग। इसे आप एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी छिद्र से यूरिन भी बाहर आ रही है, मूत्र भी बाहर आ रहा है और इसी छिद्र से सीमेन भी बाहर आ रहा है। तो सीमेन को काम होता है जनन करना सीमेन का, तो हमने लिख दिया जेनाइटल, मतलब जनन के लिए छिद्र हो गया। और चूंकि यूरिन भी इसी से आ रही है तो आप इसे यूरिनल भी बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग कहिए या एक्सटर्नल यूरिनल ओपनिंग कहिए, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी। अब लास्ट में एक बात रह जाती है, वो क्या है, वो है कि यहां पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे एक जोड़ी 1 पेयर ग्लैंड्स और दिख रही हैं जिनका नाम क्या लिखा हुआ है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का एक और भी नाम होता है, यहां पर लिखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये करती क्या है काउपर्स ग्लैंड, एक्चुअली होता क्या है, इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझना है। जो यूरिन होती है वो लगातार इस रास्ते से बाहर आ रही है, दिन में 5-6 बार 10 बार। तो होता क्या है कि जो यूरिन होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि उसका जो पीएच है वो 7 से कम है। अब यूरिन अम्लीय है, वो बार बार इसी रास्ते से गुजर रही है तो रास्ता भी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। दूसरी तरफ जो सीमेन आ रहा है
वीर्य जिसके अंदर स्पर्म है वो क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है। तो यूरिन एसिडिक है और ये एल्केलाइन है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि यूरिन इस रास्ते से निकलेगी तो पूरा यूरेथ्रा का जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इस बात से बचने के लिए नेचर ने एक व्यवस्था बना दी। क्या किया, एक जोड़ी काउपर ग्लैंड दे दी। अब ये काउपर ग्लैंड क्या करती हैं कि जब कोई मेल फीमेल पास आते हैं, मेल के अंदर एक्साइटमेंट आता है, उत्तेजना आती है, तो उस समय काउपर्स ग्लैंड से एक चिपचिपा सफेद रंग का पदार्थ बाहर निकलता है। सॉरी, सफेद नहीं कहूंगा, चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है, वो बाहर आता है और वो यूरेथ्रा को साफ करता हुआ बाहर निकल आता है। अब सोचिए यूरेथ्रा का मीडियम कैसा हो गया था, अम्लीय, क्योंकि उससे लगातार यूरिन जा रही थी। लेकिन काउपर ग्लैंड ने एक लिक्विड निकाला, कैसा, एल्केलाइन, क्षारीय, और उस लिक्विड ने निकलकर पूरे रास्ते को साफ कर दिया, मतलब मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर दिया। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ओके, तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब जब मूत्र मार्ग की अम्लीयता समाप्त हो गई तो अब यहां पर जब स्पर्म निकल कर जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी मोर्टेलिटी, उनकी गतिशीलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मीडियम साफ हो चुका है। तो काउपर्स ग्लैंड का काम क्या हुआ, एक ऐसा स्टिकी चिपचिपा ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकालना जो कॉपुलेशन से पहले निकलेगा और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करेगा। साथ ही साथ एक और काम करेगा, ये जो लिक्विड है ये बाहर आएगा इस टिप से और पूरे ग्लैंड पेनिस के ऊपर फैल जाएगा। अब ग्लैंड पेनिस के ऊपर फैल जाएगा तो ग्लैंड पेनिस को चिकना बना देगा, यानी ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा कि ग्लैंड पेनिस जब फीमेल की वेजाइना में जाएगा तो सरलता से प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा, चिकनाहट का काम करेगा। ओके, तो ये दोनों काम किसके हो गए, इस लिक्विड के हो गए, जो कि काउपर ग्लैंड से निकलता है। तो आई होप आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आपको सारे नाम और उनके फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं नाम रिपीट करता हूं। ये क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर क्या है, एपिडिडाइमिस। आप नाम मेरे साथ याद कर लें। एपिडिडाइमिस से क्या निकलती है, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस कितनी है, 2 हैं। दोनों वॉस डिफरेंस कहां जाकर खुलती है, अपने अपने सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में क्या बनते हैं, सीमेन बनता है, वीर्य बनता है, और वहीं पर ये जो वॉस डिफरेंस है ये स्पर्म को भी पहुंचा देती है, तो स्पर्म और सीमेन आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद यहां से निकली है इजैकुलेटरी डक्ट, जो इजैकुलेशन करती है, यानी मेल के सीमेन को बाहर फेंकती है। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन भरी होती है और ये यूरिन इस रास्ते से बाहर जाती है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा गुजरती है कहां से, एक पेनिस से, और आपको बता दूं कि इजैकुलेटरी डक्ट भी आकर यूरेथ्रा से ही जुड़ जाती है, जिससे दोनों का कॉमन रास्ता बन जाता है। फिर 2 ग्लैंड्स बताई गई। एक ग्लैंड सिंगल होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जो सीमेन का बचा हुआ 25% भाग बनाती है, और जो दूसरी ग्लैंड्स होती है वो पेयर्ड है, उसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। उसी का दूसरा नाम मैंने बताया आपको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये क्या करती है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकालकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती है। फिर पेनिस में हमने देखा कि आगे का पार्ट क्या होता है, ग्लैंड पेनिस, और ग्लैंड पेनिस के टिप पर एक छेद है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग, जिसके द्वारा स्पर्म, सीमेन या कह लीजिए यूरिन सब कुछ बाहर आता है। तो ये एक रिवीजन करा दिया मैंने आपको। अब हम इस चार्ट को बहुत आराम से समझ पाएंगे। एग्जाम में कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, अगर आपको डिटेल में नर तंत्र का वर्णन करना है तो पहले हम ये चार्ट बनाएंगे, देन डायग्राम बनाएंगे, और फिर उसके बाद थ्योरी में लिखेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। तो एक्सरी ऑर्गन्स को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है, 3। जेनाइटल डक्ट यानी कि जनन नलिकाएं, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां, और सपोर्टिंग ऑर्गन्स यानी कि सहायक अंग। तो 1 बाय 1 सबको देखते हैं। जेनाइटल डक्ट्स का काम क्या होता है, कैरीज स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स को कैरी करती हैं। कौन कौन सी डक्ट्स हैं, एपिडिडाइमिस। अब आप देखिएगा एक एक करके। आपने देखा कि ये क्या है, एपिडिडाइमिस है, जो स्पर्म को कहां, टेस्टिस से स्पर्म इसके अंदर जाते हैं तो स्पर्म को कैरी कर रही है। वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस आपने देखा यहां से यहां तक निकल कर गई, ये भी स्पर्म को कैरी कर रही है। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट आपने देखा यहां से यहां तक, ये भी स्पर्म को कैरी कर रही है। और यूरेथ्रा, ये भी स्पर्म्स को बॉडी के बाहर निकाल रही, जो की है। तो हमने यहां पर 4 तरह की डक्ट देखी हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जेनाइटल डक्ट, और इनके काम क्या है, कैरीज स्पर्म, स्पर्म्स को कैरी करना। नंबर 1 एपिडिडाइमिस, नंबर 2 वॉस डिफरेंस, नंबर 3 इजैकुलेटरी डक्ट, एंड नंबर 4 यूरेथ्रा। तो ये 4 क्या हो गए, जेनाइटल डक्ट्स हो गए, जिनको मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं ग्लैंड्स की। हमारे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। ग्लैंड्स का मतलब हमेशा होता है ऐसी सेल्स का ग्रुप जो कोई लिक्विड निकाले। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ ग्लैंड, एक ग्लैंड क्या होती है, तो आप क्या बताओगे उसको, कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष पदार्थ का श्रावण करता है, ग्लैंड कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रेट अ स्पेशल सब्सटेंस इज नोन एज अ ग्लैंड। तो कोशिकाओं का ऐसा ग्रुप जिससे कोई लिक्विड निकलेगा उसे हम ग्लैंड कहेंगे। तो आप देखो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। इससे क्या निकल रहा था, सीमेन निकल रहा था 75%, तो ये ग्लैंड हो गई।
इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये 25% भाग निकाल रही है, तो ये भी कुछ ना कुछ सेक्रेट कर रही है, तो ये भी क्या हो गई? एक प्रकार की ग्लैंड हो गई। और तीसरी ग्लैंड क्या है? काउपर्स ग्लैंड, ये वाली छोटी वाली। तो काउपर्स ग्लैंड, जिनका नाम क्या बताया मैंने? बल्बोयूथल ग्लैंड, ये भी क्या कर रही है? ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकाल रही है। तो आप देखो इन तीनों को, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों कोई ना कोई लिक्विड, कोई ना कोई सेक्रेशन बनाएंगी। तो ग्लैंड्स का काम क्या हो गया? प्रोड्यूस सेक्रेशन। सेक्रेशंस का मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो ये ग्लैंड्स की कैटेगरी हो गई, जो आपने चित्र में भी देख ली। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं सपोर्टिंग ऑर्गन्स की। हमारे इस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन ऐसे हैं जो सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो लिखा है सपोर्टिंग ऑर्गन में क्या करेंगे? प्ले सपोर्टिंग रोल। ये सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। अब वो कौन से ऑर्गन्स हैं? पहला है आपका स्क्रोटम या टेस्टिस सैक। तो आप देख पा रहे हैं ये जो थैली जिसके अंदर टेस्टिस बंद होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्क्रोटम, और उसी को क्या कहते हैं? टेस्टिस। ये करते क्या है? अब सोचिए, टेस्टिस जो होते हैं वो मेल की बॉडी के अंदर नहीं होते, बाहर पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि टेस्टिस बाहर होते हैं? आपको बता दूं कि टेस्टिस के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से टेस्टिस बॉडी के अंदर यानी एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा में नहीं होते, वो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। अब आपको एक बात और बता दूं कि जब कोई शिशु अपनी माता के गर्भ में पल रहा होता है, whenever an embryo developing inside the uterus of female, तो उस समय जो 7वें महीने में उसका डेवलपमेंट होता है, उस समय टेस्टिस उतर कर बाहर आते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम है जब मेल के टेस्टिस बॉडी के बाहर अपीयर होते हैं। अब बॉडी के बाहर तो आ गए, तो इनको सपोर्ट कौन देगा? इनको सपोर्ट देने के लिए यहां पर एक थैली मौजूद है, जिसको हम क्या करें? टेस्टिस सैक या स्क्रोटम। तो टेस्टिस सैक या स्क्रोटम जो होते हैं वो सपोर्टिंग रोल क्या अदा कर रहे हैं? टेस्टिस को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के बाहर टेस्टिस हवा में तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो टेस्टिस के सपोर्ट के लिए क्या पाया जा रहा है? स्क्रोटम या टेस्टिस सैक पाया। दूसरा सपोर्टिंग ऑर्गन होता है पेनिस। अब आपको पता है कि पेनिस का सपोर्ट क्या है? पेनिस की मदद से ही स्पर्म फीमेल की वेजाइना के अंदर तक जा पाएंगे। अगर पेनिस नहीं होगा तो कभी भी मेल के जो स्पर्म हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों सपोर्टिंग ऑर्गन का काम करेंगे, इसलिए इनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? सपोर्टिंग ऑर्गन। दे प्ले द सपोर्टिंग रोल। और ये कौन सा रोल प्ले करते हैं? सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको पूरा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की और आपके सवालों के जवाब देने की। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आप किस कंट्री से देख रहे हैं या किस शहर से देख रहे हैं। और एक बात मुझे और बताएं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। बिल्कुल आप टॉपिक्स मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।